आप सभी लोगों को मैं एक एक पूरा पेपर दिखा दूंगा, एक एक क्वेश्चन करा दूंगा इसका। बस इस वीडियो को पूरा देखना आप सभी लोग, बस इतना निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक देखना बस। हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। तो देखिए यहाँ पर मैं आप सभी लोगों के लिए क्लास 10th के लिए सामाजिक विज्ञान का एक वायरल पेपर लेकर के आया हूँ। ठीक है, ये पेपर क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है। आप इस कोड को देख लीजिए, ये कोड आप सभी लोगों को 2025 बोर्ड एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। 101% ये पेपर आप सभी के एग्जाम में ज़रूर आएगा। आप लोग इसका कोड देख सकते हो, YXN इसका कोड है। ठीक है, इस कोड को अच्छे से देख लीजिए और इस कोड के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लीजिए। तो चलिए फिर हम बात करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको इस पेपर में हैं और आपको तैयार करने हैं। ठीक है, जितने लोग 2025 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उन सभी को मैं पहले बता दूं कि अगर आपको एग्जाम में 95% मार्क्स लाना है, ठीक है, 95% मार्क्स लाना है पूरा एकदम सभी सब्जेक्ट का मिलाकर के 95%, तो आप सभी लोगों का ये टारगेट होना चाहिए कि हम लोगों को एक नियम बना लेना है कि भैया हमें हर सब्जेक्ट में 95+ लाना है, हर सब्जेक्ट में, तभी जा कर के आप प्रत्येक सब्जेक्ट का मिलाकर के टोटल 95% एग्जाम में ला पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप सभी लोग एक काम करिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पर आप सभी लोगों को डेली बेसिस पर पेपर वाली वीडियो देखने को मिलेंगी और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने लगेगी। ठीक है, तो चलिए समय नहीं गवाते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले पेपर में कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपको पेपर को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और 3 घंटे 15 मिनट का जो ये पेपर होता है उसमें सबसे पहले आपको शुरुआत के जो 15 मिनट होते हैं वो आपको पेपर को पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में जो आप सभी लोगों को समय मिलता है 3 घंटे का समय मिलता है ना, उसमें आप सभी लोगों को अपना पेपर करना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए जैसे कि यहाँ पर कुछ चीज़ें दे दी गई हैं, जैसे कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। ठीक है, दूसरा पॉइंट दे रखा है कि ये प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, खंड आ तथा खंड बा। यानी ये जो प्रश्न पत्र हमारा दे रखा है सामाजिक विज्ञान का पेपर, ठीक है, ये सामाजिक विज्ञान का पेपर जो है आप सभी लोगों का 2 खंड में विभाजित है, खंड आ और खंड बा। ठीक है, खंड आ में क्या होंगे, खंड आ में आप सभी लोगों के क्या होंगे भाई, तो खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनका उत्तर आप सभी लोगों को OMR सीट में देना है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट 5 नंबर देखिए, खंड बा में 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न है। क्या है मेरे भाई, 50 नंबर के वर्णात्मक प्रश्न हैं। और साथ में साथ इसके साथ आप सभी लोगों को 2 प्रश्न संख्या आती है, प्रश्न संख्या 9A और प्रश्न संख्या 9B। इसमें आप सभी लोगों का मानचित्र पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, मानचित्र। ठीक है, उम्मीद करता हूँ जो चीज़ें दी जाती हैं आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने पेपर पर, किस तरीके से पेपर में क्वेश्चन आए हैं। आप सभी लोगों को मैं एक एक पूरा पेपर दिखा दूंगा, एक एक क्वेश्चन करा दूंगा इसका। बस इस वीडियो को पूरा देखना आप सभी लोग, बस इतना निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक देखना बस। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। और फर्स्ट नंबर जो आप सभी लोगों का क्वेश्चन है वो खंड आ है। ठीक है, खंड आ है और खंड आ में आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि भैया इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न। अब ये जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं 20 आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों का है कि ऑटो वॉन बिस्मार्क, यहाँ पर आप लोग वॉन कर लीजिए। ठीक है, तो ऑटो वॉन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था, ब्रिटेन से था कि जर्मनी से था कि इटली से था कि फ्रांस से था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑटो वॉन बिस्मार्क का जो संबंध था वो जर्मनी से था। किससे था, जर्मनी से। इसको टिक लगा लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है कि सन 1789 ईस्वी में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था। तो आप सभी लोगों को बताना है कि जो सन 1789 ईस्वी में फ्रांस था वो किस प्रकार का राज्य था। असीमित राजतंत्र था कि सीमित राजतंत्र था कि गणतंत्र था कि प्रजातंत्र था। तो सन 1789 में फ्रांस एक असीमित राजतंत्र था। कैसा था, असीमित राजतंत्र। इसको आप लोग सही लगा लो, पूरा सही हो जाएगा ये। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है, तमिल है कि ईसाई है कि मुस्लिम है कि सिंहली है। ठीक है, तो बताइए कि बहुसंख्यक वर्ग कौन सा है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तमिल है कि सिंहली है कि मुस्लिम है कि ईसाई है। तो मेरे हिसाब से इसका सिंहली राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्या, सिंहली इसका जो होगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की कि एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहाँ जाता है।
मतलब कि अधिक से अधिक जो प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन होता है वो कहाँ जाता है, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्रक में, द्वितीय क्षेत्रक में, तृतीय क्षेत्रक में कि सूचना प्रौद्योगिकी में, ठीक है। चौथे वाले का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्रक। तो इसको आप सभी लोग सही लगा लेंगे, इस वाले ऑप्शन को पूरा का पूरा सही लगा लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सेवा क्षेत्र, कह रहा है कि सेवा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र में होता है कि द्वितीयक क्षेत्र में होता है, तृतीयक में होता है कि चतुर्थ क्षेत्र में होता है। तो सेवा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है, तो आप सभी लोगों को बताना है, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन आप सभी लोगों को याद कर लेना है, तृतीयक क्षेत्रक, ठीक है। चलिए तो इसका राइट ऑप्शन मैंने आप सभी लोगों को पहले ही बता दिया था कि तृतीयक क्षेत्रक जो होगा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, इसको राइट टिक लगा लोगे, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि दो राज्यों के बीच वस्तुओं का जो आदान प्रदान होता है वो क्या कहलाता है। राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है कि आंतरिक व्यापार कहलाता है कि वस्तु विनिमय कहलाता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। तो ये आप लोगों का कहलाता है आंतरिक व्यापार। क्या कहलाता है, आंतरिक व्यापार, ठीक है। यानी कि दो राज्यों के बीच में वस्तुओं का आदान प्रदान जो होता है वो आंतरिक व्यापार कहलाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। बहुत ज़्यादा पूछा जाता क्वेश्चन है ये कि विश्व व्यापार की संगठन की जो स्थापना हुई थी वो कहाँ हुई थी, कब हुई थी, कब पूछ रहा है कि कब हुई थी। 1 जनवरी 1993 में कि 1 जनवरी 1995 में कि 1 जनवरी 1985 में कि 1 जनवरी 1990 में। तो बताइए कब हुई थी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 जनवरी 1995। क्या हो जाएगा, 1 जनवरी 1995 जो होगा इसका पूरा का पूरा सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सभी लोग सारे के सारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और अगर सभी लोगों ने इन सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से तैयार किया तो मेरी ये पूरी गारंटी है कि यहाँ से 101% सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जो भी प्रश्न है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप लोगों ने इन सभी प्रश्नों को तैयार किया तो बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल आएंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। 8 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि संविधान में उल्लेखित 3 अनुसूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है। शिक्षा, कृषि की पुलिस की रक्षा, ठीक है। तो आप सभी लोगों को याद रखना है कि संविधान में उल्लेखित 3 अनुसूचियों में से जो शिक्षा है उसको समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। किसको, शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। अब 9 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारतीय संघ में अवशिष्ट, जो भारतीय संघ है ना तो उसमें अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं। राज्य को प्राप्त हैं कि संघ को प्राप्त हैं कि राज्य और संघ दोनों को प्राप्त हैं या फिर इनमें से किसी को नहीं प्राप्त हैं, ठीक है। तो बताइए जी इसका राइट ऑप्शन आप सभी लोगों का क्या होगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, रिपीटेड होते हैं। तो चलिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा संघ। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में, क्या कह रहा है कि भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं। और मैं आप सभी लोगों को एक बात बता दूं, पेपर के जो अंक होते हैं उसके मतलब कि सामने दिए रहते हैं, है ना। तो आप लोग उसी के अनुसार क्वेश्चन को किया करो, ठीक है। तो भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं, तो कुल 28 संघीय राज्य हैं। कितने, 28, ठीक है। इसको आप टिक लगा लेंगे। अगर किसी को कुछ और ऑप्शन लग रहा हो 27, 29, 30 तो वो कमेंट करके हमें बताएगा, ठीक है। और इसके बाद अगर फिर भी उसे डाउट हो रहा तो एक बार गूगल जरूर सर्च कर लेगा। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो भारत की बात कर रहा है, इसको अच्छे से देख लेना। कह रहा है कि भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। उर्दू है कि संस्कृत है कि हिंदी है कि अंग्रेजी है। तो देखिए उर्दू होगा कि संस्कृत होगा कि हिंदी होगा कि अंग्रेजी होगा। एक ही राइट ऑप्शन है और आपको बताना है कि कौन है। अगर आप भारत में रहते हो तो भारत में सबसे ज़्यादा जो बोला जाता है, जो भाषा बोली जाती है वो आप सभी लोगों को याद रखनी है और सभी को याद होनी चाहिए कि हिंदी होती है। क्या होती है, हिंदी। अब 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश को छोड़कर हर जगह तानाशाही पर लोकतंत्र को प्राथमिकता दी जाती है। किसकी प्राथमिकता दी जाती है, तो लोकतंत्र को छोड़ करके। किसको, लोकतंत्र को छोड़ करके तानाशाही को प्राथमिकता दी जाती है। किसको, तानाशाही को। तो आइए इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन को देखते हैं। चलिए भाई, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आप सभी लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी श्रीलंका। क्या हो जाएगा, श्रीलंका। अब 13 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
कि निम्नलिखित देशों में से किस देश का मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार भारत से अधिक ऊंचा है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, श्रीलंका दे रखा है, बांग्लादेश दे रखा है, पाकिस्तान दे रखा है और नेपाल दे रखा है। अब इन सभी ऑप्शन में से एक राइट ऑप्शन है, तो बताइए किसका आप सभी लोगों को बताइए किसका भारत के अनुसार ऊंचा है। तो राइट ऑप्शन आप सभी लोगों का हो जाएगा श्रीलंका। इसका भी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? श्रीलंका। इसको भी टिक लगा लीजिए, श्रीलंका में। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए कि भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार होता है। तो मतलब कि जो अधिकांश जो विदेशी व्यापार होता है, यानी यहाँ से वहाँ जाना, मतलब कि भारत से विदेश में जाना और विदेशों से भारत में जाना, तो ये अधिकांश जो विदेशी व्यापार होता है ये किसके द्वारा होता है? सड़क मार्ग के द्वारा होता है कि समुद्री मार्ग द्वारा होता है कि वायु मार्ग द्वारा होता है कि रेल मार्ग द्वारा होता है? तो देखिए, अधिक से अधिक चीज़ों का आदान प्रदान जो होता है विदेशों से वो सड़क मार्ग के द्वारा होता है। ठीक है, सड़क मार्ग के द्वारा, इसको टिक लगा लीजिए। अब हम बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की कि निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत उद्योग का उदाहरण है? वो सूती वस्त्र है कि लोहा इस्पात है? ठीक है, सूती वस्त्र है कि लोहा इस्पात है कि मोटर गाड़ी उद्योग है कि पेट्रो रसायन? तो मेरे हिसाब से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लोहा इस्पात। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका? लोहा इस्पात राइट ऑप्शन हो जाएगा। यही बिल्कुल इसका पूरा का पूरा सही ऑप्शन है, लोहा इस्पात। यानी निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत उद्योग का उदाहरण है? तो आधारभूत उद्योग का जो उदाहरण है, आधारभूत उद्योग, तो वो लोहा इस्पात है। कौन है? लोहा इस्पात। 16 नंबर क्वेश्चन को देखिए, भारत में चीनी उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का चीनी उत्पादन में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? तो बताइए कौन सा स्थान है, कि पहला है कि दूसरा है कि तीसरा है कि चौथा है? तो राइट ऑप्शन आप सभी लोगों का सेकंड नंबर हो जाएगा, यानी दूसरा। दूसरे का दूसरा, 16वें का दूसरा ऑप्शन, यानी दूसरा स्थान है। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? सौर ऊर्जा, कोयला, पवन ऊर्जा कि ज्वारीय ऊर्जा? ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा का, मतलब सौर ऊर्जा नहीं, ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कोयला हो जाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, कोयला के द्वारा बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। ठीक है, तो इसका परंपरागत स्रोत क्या है? कोयला। इसको टिक लगा लीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन को देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारभूत है? तो इसका भी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? लौह अयस्क, मैग्नीज, अभ्रक, तांबा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लौह अयस्क। मतलब भाई कि ऐसा कौन सा खनिज है जिससे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं? जैसे अभ्रक भी कहीं ना कहीं आप सभी लोगों का उसमें लोहा पाया जाता है, तांबे में कहीं ना कहीं लोहा पाया जाता है, मैग्नीज में भी कहीं ना कहीं लोहा पाया जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा लौह अयस्क। लौह एक ऐसा अयस्क होता है जो कि खनिज के रूप में पाया जाता है और इससे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, इसीलिए एक आधारभूत खनिज है। कैसा खनिज है? आधारभूत खनिज है। ठीक है, याद रखोगे इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन को। चलिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन आप सभी लोगों को दिख रहा है। क्वेश्चन 19 है कि निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है? तो आप सभी लोगों को अब ये बताना है कि धात्विक खनिज कौन सा है। ठीक है, चूना पत्थर है कि सल्फर है कि कोयला है कि मैग्नीज है? तो धात्विक जो आप सभी लोगों का खनिज है वो कौन है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मैग्नीज। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मैग्नीज। तो मैग्नीज आप सभी लोगों का एक कैसा है? धात्विक खनिज है। चूना पत्थर ये भी गलत है, सल्फर, कोयला ये सारे धात्विक खनिज नहीं है, ये सब अधात्विक खनिज है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी रबी की फसल है? तो रबी की फसल कौन सी आप सभी लोगों की होती है? काला चना, कपास, गेहूं की धान? ठीक है, धान। तो बताइए कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन आप सभी लोगों का हो जाएगा? काला चना होती है कि गेहूं की होती है कि आप सभी लोगों की कपास की होती है कि काला चना की होती है? ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन का 20 नंबर का 1 नंबर का क्वेश्चन आता है सारे के सारे, और आप सभी लोगों को 20 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट करके बताना है कमेंट में। ठीक है, सभी लोग कमेंट करेंगे जिन जिन लोगों को आता है कि इनमें से कौन सी रबी की फसल है। तो जो लोग कमेंट करेंगे उन सभी की कमेंट को लाइक किया जाएगा। क्या किया जाएगा? सभी की कमेंट को लाइक किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, यहाँ से आपके बहुविकल्पीय प्रश्न पूरी तरीके से समाप्त हो चुके हैं। बस इतने क्वेश्चन को तैयार कर लो इस सेट के। ठीक है, जो मैंने आपको इस सेट बताया है, इस सेट में अगर आप लोगों ने ये 20 के 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों को तैयार कर लिया और इसके साथ में 50 बताए गए और मेरे द्वारा प्रश्नों को तैयार कर लिया, तो 70 नंबर आपका पूरा का पूरा पक्का हो जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा 70 नंबर पक्का हो जाएगा। और बस आप सभी लोगों को इसी तरीके से मेरे चैनल से तैयारी करनी है और हम आप लोगों की 70 में 70 की तैयारी पूरी करा देंगे। ठीक है,
अब हम बात करते हैं वर्णनात्मक प्रश्नों की। किसकी बात करेंगे मेरे भाई? वर्णनात्मक प्रश्नों की, यानी कि डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस की बात करेंगे, जिसमें आप सभी लोगों को 4 नंबर और 6 नंबर और आपको मैप वर्ग यानी मानचित्र वाले प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला खंड बा में आप सभी लोगों का प्रश्न आता है लघु उत्तरीय प्रश्नों का। ये जो प्रश्न होते हैं आपको 80 शब्दों में लिखने होते हैं और प्रत्येक प्रश्न जो होता है वो 4-4 नंबर का होता है और 4 क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन? 4 क्वेश्चन ये आते हैं आपके परीक्षा में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं 3 परिणामों का उल्लेख कीजिए। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पर जो भी प्रश्न है उस सभी प्रश्नों को आपको वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना है। इन सभी क्वेश्चन को आपको जरूर तैयार करना है। प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं 3 परिणामों का उल्लेख कीजिए, बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन तैयार करना है कि मुद्रण संस्कृति क्या है, इसमें चीन की क्या भूमिका है। वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, इस क्वेश्चन को भी 2025 बोर्ड एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा। सेट याद कर लेना बस। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। मृदा अपरदन की क्या भूमिका है, यानी मृदा अपरदन का क्या अभिप्राय है। पूछा गया है कि मृदा अपरदन का क्या अभिप्राय है और इस समस्या के समाधान हेतु कोई 4 उपाय आपको बताने हैं और अगर आप उपाय बता दोगे तो 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। अब देखिए ऊपर वाले 2 प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न करना था, लेकिन आपको तैयार दोनों करने हैं। ठीक है मेरे भाई, अब इन दोनों में से आपको कोई एक प्रश्न का उत्तर देना है। अगर आपको ये नहीं आता तो आप इसका उत्तर दे देंगे कि आर्थिक गतिविधियों को रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया जाता है। 4 नंबर का क्वेश्चन है। अगर आपने दोनों में से कोई एक कर दिया सही और अपनी भाषा में बना करके, फिर भी आपको 4 में 4 पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभावों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। यानी जो भारतीय संस्कृति में कह रहा हूँ, गलती हो गई। भारतीय कृषि पर क्या कह रहा है? भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभावों की संक्षिप्त में आपको व्याख्या करनी है और 4 नंबर में पूछे जाने वाला 2025 में आने वाला 101% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत जल्दी तैयार कर लीजिए, तुरंत एकदम, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 2024 और 23-22 में बराबर पूछा गया है क्वेश्चन। 3 नंबर का अथवा वाला प्रश्न है। अथवा वाला ये प्रश्न देखो कि नेपोलियन कौन था, और भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। उसके सुधार क्या थे, उसके सुधारों का क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको नोट कर लो। अब देखिए 4 नंबर में पूछा जाने वाला चौथा क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है कि भारत में केंद्र और राज्य के बीच सत्ता के बंटवारे में किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यानी भारत में केंद्र, ठीक है, और राज्य के बीच में, केंद्र किसके बीच में बात कर रहा है? तो भारत में जो केंद्र होता है और जो राज्य होता है उसके बीच में सत्ता का जो बंटवारा होता है, उसके किन्हीं 3 विशेषताओं को आप सभी लोगों को बताना है और जिसकी वजह से आपको क्या नंबर दिया जाएगा? 4 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगर आपको ये प्रश्न नहीं करना तो फिर इसको तैयार करना कि भारत में जाति प्रथा का राजनीति एवं समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। 4 नंबर का ये भी क्वेश्चन है। अथवा में 2 आते हैं, 2 में से कोई एक प्रश्न करना पड़ता है और एग्जाम में आप सभी लोगों को तैयार ये सारे करने हैं। ठीक है मेरे भाई, अगर आप बात मानो, अगर आप केवल इन प्रश्नों को तैयार कर लेते हो जो मैं पेपर में बताता हूँ क्वेश्चन, जो मैं अपने पेपर में क्वेश्चन बताऊंगा सामाजिक विज्ञान के पेपर में 2025 में, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये पूरी गारंटी है। ठीक है, आप चैनल के साथ लास्ट तक जुड़े रहिए। 101% आप सभी लोगों को क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही बताए जाएंगे जो एग्जाम में आएंगे। ठीक है, चलिए वर्णनात्मक प्रश्न देखते हैं। और ये जो वर्णनात्मक है हमारे, ये वर्णनात्मक सेकंड है। वर्णनात्मक सेकंड में हम लोगों के विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। कैसे प्रश्न? विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं और ये विस्तृत उत्तरीय जो प्रश्न होते हैं बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं माय डियर स्टूडेंट। कितने मार्क्स के? तो ये बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स के पूछे जाते हैं। कितने मार्क्स के? 6 मार्क्स के पूछे जाते हैं, 6 नंबर के। तो 6 नंबर में पूछा जाने वाला सबसे पहला क्वेश्चन है आप सभी लोगों का कि सन 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे। बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है 6 मार्क्स में, इसको नोट कर लो। अगला क्वेश्चन है कि उपभोक्ता के कुल कितने अधिकार होते हैं, सभी अधिकारों का, यानी सभी अधिकारों के नाम लिखिए। क्या लिखिए? सभी अधिकारों के नाम लिखिए। ठीक है, अथवा में 2 क्वेश्चन आए। अब 2 में से क्या करना है? 1 का उत्तर देना है। तो क्या करोगे? 2 में से दिए गए क्वेश्चन में से 2 में से किसी एक का ही उत्तर करोगे। ठीक है, चलिए 6 नंबर नोट करिए। क्वेश्चन है कि ब्रेटन वुड्स समझौता, जो आप लोगों का ब्रेटन वुड्स समझौता होता है, तो
तो इस समझौते के कारण तथा उद्योगों का उल्लेख कीजिए। क्या करना है? उद्योगों का उल्लेख करना है। ठीक है। साथ में ब्रिटेन वुड ट्वीट्स किसे कहा जाता है उसको बताइए और उत्तर लिखिए। 6 नंबर में बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, जरूर तैयार करिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के अथवा वाले प्रश्न की। किसकी बात करेंगे? अथवा वाले प्रश्न की। अथवा वाला प्रश्न है कि भारत में पाई जाने वाली मुख्य फसलों पर एक लेख लिखिए। 6 नंबर में ये प्रश्न पूछा जाता है और बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तैयार कर लोगे। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 7 नंबर है कि संघीय व्यवस्था क्या है? भारत की संघीय व्यवस्था की किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अथवा में प्रश्न और पूछा जाता है एक और कि भारत में राजनीतिक क्षमता के विकेंद्रीकरण के पीछे क्या मूल सोच थी। अब आप सभी लोगों को इन 2 में से कोई एक प्रश्न करना है, लेकिन मैं अगर आपसे ये कह दूं कि ये दोनों ही प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से यानी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आप दोनों को तैयार कर लेंगे। ठीक है, परीक्षा में अगर आपको करना है तो कोई एक ही करना है, लेकिन तैयार करने की बात करोगे तो दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तैयार कर लेना इनको। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोगों का लास्ट क्वेश्चन है वर्णात्मक का कि विदेशी व्यापार से क्या समझते हो? विदेशी व्यापार के, ठीक है, विदेशी व्यापार के किन्हीं 2 विशेषताओं को बताइए। जो विदेशी व्यापार की किन्हीं 2 विशेषताओं को आप सभी लोगों को बताना है। ठीक है, अथवा में प्रश्न पूछा गया है एक और कि सत्याग्रह क्या है? महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह आंदोलन का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, जो महात्मा गांधी थे मेरे भाई, उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन चलाए थे, तो उसमें से आप सभी लोगों को 3 सत्याग्रह आंदोलन का, किसका? 3 सत्याग्रह आंदोलन को आपका विश्लेषण करना है। कर दोगे दोनों में से कोई एक क्वेश्चन तो आपको 6 नंबर मिल जाएगा। और मैं आपको बता दूं ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये वाला क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कैसा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं मेरे स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी तो आपने वीडियो को लाइक भी किया होगा और अपने उस फ्रेंड तक जरूर शेयर किया होगा जो आपका बिल्कुल पक्का मित्र है। ठीक है, उस तक ये वीडियो तुरंत शेयर करो, उसको भी पता चले कि किस तरीके के परीक्षा में, पेपर में क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपने ये वीडियो शेयर कर दी होगी। तो अब हम बात करते हैं कि मानचित्र में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मानचित्र के अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से तैयार करने हैं तो भाई आप सभी लोगों को एक काम करना है कि सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मानचित्र याद करना सीखना होगा कि भाई मानचित्र को हम किस तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक, किस तरीके से मानचित्र के सारे राज्यों को याद कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने मानचित्र को याद करना सीख दिया, उसके सारे राज्यों को याद कर लिया, तो फिर मानचित्र वाला जो क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। और वो वाला वीडियो, मानचित्र वाला वीडियो मैंने अपने चैनल पर 2 बार बनाया है। उसका हो सकेगा लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वरना आप हमारे चैनल पर सर्च कर लेना कि मानचित्र कार्य कैसे करें भाई, F24 क्लासेस, वीडियो आपको मिल जाएगी। अब हम चलिए बात करते हैं कि मानचित्र में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो कैसे कैसे क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि वह स्थान, अब देखिए ये जो प्रश्न है 9 नंबर ए है, ये प्रश्न संख्या 9A है। इसमें आप सभी लोगों की हिस्ट्री पूछी गई है। क्या पूछी गई है? हिस्ट्री। इसमें आप लोगों की हिस्ट्री पूछी गई है। ये हिस्ट्री जो होती है एग्जाम में 5 मार्क्स की आती है। कितने? 5 मार्क्स की हिस्ट्री आती है। अभी आपको बायो भी पूछी जाएगी और वो भी 5 मार्क्स की आती है। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है कि वह स्थान जहां 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, तो जो आंदोलन चलाया वह स्थान कौन सा है? तो वह स्थान आप सभी लोगों को बताना है। तो वह स्थान आप लोगों का दांडी है। कौन सा है? दांडी। तो इसको याद कर लोगे। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है कि वह स्थान जहां 1972 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो वो आप सभी लोगों का 1972 पूछ रहा है ना, तो 1972 में जो स्थान था वो आप सभी लोगों का मद्रास था। क्या था? मद्रास। वो मद्रास था, इसको नोट कर लो। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि वह स्थान जहां 1972 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। ठीक है, कब हुआ? 1972 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है सारे के सारे। 1927 होगा यहाँ पर, 1927 कर लीजिए, 1972 की जगह थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, इससे पहले 1930 दिया गया था। ठीक है, 1930। तो जो 1930 में कहाँ पर हुआ था? वह स्थान जहाँ 1930 में, ठीक है, जहाँ 1930 में, 1930 भी नहीं था यहाँ पर, आप सभी लोगों का 1920 होगा। ठीक है, और 1920 के अकॉर्डिंग, एक मिनट, तो यहाँ पर आप सभी लोगों का 1900 क्या होगा?
1927 होगा, ठीक है, 1927 होगा। और ये 1930 बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये वाला प्रश्न आप सभी लोगों को महात्मा गांधी से रिलेटेड है, ये बिल्कुल सही है। 1930 में ही महात्मा गांधी ने दांडी में क्या किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था, बिल्कुल सही है ऊपर वाला। नीचे वाले में 1927 कर लीजिए बस। 1927 में क्या हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन मद्रास में हुआ था। अब हम चलिए बात करते हैं इस पेपर के अगले क्वेश्चन की, यानी और कौन कौन से क्वेश्चन इस पेपर में आपके पूछे गए हैं। तो देखिए, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि वह स्थान जहाँ 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया गया था, तो वह स्थान कौन सा था जहां पर 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया गया था, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो वो आप सभी लोगों का क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कोलकाता, ठीक है। तो यहाँ देखिए स्थान की बात कर रहा है, तो इसका राइट स्थान हो जाएगा ठीक है, एक मिनट, कोलकाता, क्या हो जाएगा, कोलकाता, इसको राइट लगा लीजिए। फिर 4 नंबर पूछ रहा है कि वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ, तो वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ उसे क्या कहते हैं, चंपारण कहते हैं। क्या कहते हैं, वह स्थान जहां पर सूती मिल श्रमिकों का क्या हुआ, सत्याग्रह हुआ, उसको क्या कहते हैं, खेड़ा कहते हैं कि चंपारण कहते हैं, क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग खेड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं, खेड़ा। तो इस यहाँ पर आप लोग लगाओगे खेड़ा, खेड़ा, खेड़ा लगा लोगे, ठीक है। खेड़ा इस तरीके से लिखा जाता है, समझ में नहीं आ रहा तो इस तरीके देख लीजिए, खेड़ा, इसको कहते हैं खेड़ा। अगला क्वेश्चन है कि वह स्थान जहां गांधी जी ने किसान सत्याग्रह का बिहार में नेतृत्व किया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोगों को मैंने पहले ही बता दिया था, चंपारण। क्या बता दिया था, चंपारण। तो इसका आप लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा चंपारण। लेकिन स्टूडेंट, ये सारे के सारे क्वेश्चन अभी अधूरे हैं। इन सभी प्रश्नों का जो आंसर है आप सभी लोगों को वो किसमें, मानचित्र में करना होता है। अभी मेरे पास मानचित्र नहीं है, जब मेरे पास मानचित्र आ जाएगा तो मैं आपको मानचित्र के साथ इन सारे क्वेश्चन को हल करके बताऊंगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको वीडियो को थोड़ा सा शेयर करना होगा, ताकि इन वीडियोज़ पर अच्छे खासे बच्चे इस वीडियो को देखें और इस वीडियो में थोड़ी सी रिच बढ़े, और फिर मैं आप लोगों के लिए मानचित्र वगैरह सारी चीज़ें अच्छे से कराऊंगा, ठीक है। बस थोड़ा सा आप लोगों को वीडियो को शेयर करना है और वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है, जिससे कि आप सभी लोगों को फ़ायदा हो और वीडियो बनाने में भी मुझे थोड़ा सा अच्छा लगे, क्योंकि जब आप पूरी वीडियो को देखोगे पूरा नॉलेज आप सभी लोगों को मिलेगा। अगर आप आधा अधूरा नॉलेज लेकर के जाओगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है। पूरा नॉलेज लीजिए कि किस तरीके से मानचित्र में क्वेश्चन आता है, कौन कौन सा क्वेश्चन आता है और कैसे हल करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से 9A जो हमारा हिस्ट्री था उसको पूरा मैंने सॉल्व करा दिया। अब बात करते हैं 9B की। 9B मतलब कि प्रश्न संख्या 9B, और इसमें क्या पूछा जाता है, तो इसमें आप सभी लोगों से पूछा जाता है भूगोल। क्या पूछा जाता है, भूगोल पूछा जाता है, ठीक है। भूगोल भी 5 मार्क्स का आता है, ठीक है। भूगोल भी कितने मार्क्स का आता है, ये भी आप सभी लोगों का परीक्षा में 5 मार्क्स का आता है। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें कि दक्षिण भारत में करवा उत्पादक कोई एक राज्य है, जिसको आप सभी लोगों को इस चिन्ह से दर्शाना है, ठीक है। इसके बाद महानदी पर निर्मित एक बांध को इस चिन्ह द्वारा आपको दर्शाना है, ठीक है। महाराष्ट्र का राजधानी, जो महाराष्ट्र का राजधानी क्या होता है, सभी लोगों को पता है। महाराष्ट्र का जो राजधानी है, महाराष्ट्र किसका राजधानी है, मध्य प्रदेश की क्या होती है, मध्य प्रदेश की भोपाल होती है। महाराष्ट्र की क्या होती है, मुंबई होती है। तो जो मुंबई राजधानी है वो आप सभी लोगों को इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है, ठीक है। अगला है कि भारत का कोई एक परमाणु ऊर्जा केंद्र, ठीक है, परमाणु ऊर्जा केंद्र आप सभी लोगों को इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। फिर नर्मदा, ठीक है, तो नर्मदा नदी पर बना एक बांध है जिसको आप सभी लोगों को इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। तो फाइनली इस तरीके से ये जो 5 क्वेश्चन आप सभी को दिख रहे हैं ये भूगोल के क्वेश्चन है, किसके, भूगोल के। तो इस तरीके से मानचित्र के भूगोल के क्वेश्चन मैंने आपको बताए, हालांकि इनका आंसर नहीं बताया, इसका आंसर मैं आपको मानचित्र में ही कराऊंगा, तब आपको अच्छा लगेगा थोड़ा। लेकिन हिस्ट्री के क्वेश्चन का जो आंसर है मैंने आपको वो बता दिया है, हालांकि करके नहीं बताया कि मानचित्र में कैसे आप भर सकते हो। जब मानचित्र मेरे पास आ जाएगा तो मैं आपको बिल्कुल मानचित्र पर सारे क्वेश्चन को अच्छे से करके बताऊंगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं जो मैंने आप सभी लोगों को ये पेपर समझाया, सभी लोगों को ये पेपर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस पेपर के सारे क्वेश्चन सभी को अच्छे से समझ में आए होंगे।